हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम आपके मॉक टेस्ट नंबर 5 की सोल्यूशन वीडियो में उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होप्सो आपने मॉक टेस्ट नंबर 5 अटेम्प्ट कर चुके होंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, the organization of content in the textbook of mathematics should be। तो ये आपका according to the teacher होना चाहिए या फिर according to the students या according to curriculum या फिर none of these। तो जो कंटेंट आपका है टेस्ट सीरीज में टेक्स्ट बुक्स में वो आपका according to students होना चाहिए। ओके, द मोस्ट रिलायबल स्केल ऑफ मेजरमेंट आपका कौन सा होता है? तो जो स्केल ऑफ मेजरमेंट सबसे ज्यादा कह सकते हैं भरोसेमंद है वो है आपका रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस फॉर्म। ये आपका रेशियो है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है या फिर नॉमिनल है। तो इसमें भी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, रेशियो। रेशियो फॉर्म में आपके जो मार्क्स है वो प्रोवाइड होते हैं। इवैल्यूएशन इज क्लोजली रिलेटेड टू कंटेंट ऑब्जेक्टिव्स या फिर इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी या फिर ऑर्डिनल स्केल। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है कि इवैल्यूएशन आपका मेनली जो कह सकते हैं क्लोजली रिलेट करता है वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ करता है। इवैल्यूएशन should be done in teaching of mathematics at the time of providing experience of learning या फिर at the time of clarification of objectives या फिर आपका सी ऑप्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपके ऑल ऑफ द अबव लेवल्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्क एंड टाइम से रिलेटेड। ए और बी जो है वो काम करते हैं 30 डेज एंड 20 डेज। ए काम करता है 30 डेज और बी काम करते हैं 20 डेज। तो हम वर्क कैसे निकाल लेंगे? इनके एलसीएम से, जो कि आपका 60 और टोटल वर्क के थ्रू, टोटल वर्क को जब आप टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एफिशिएंसी आएगी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पे 3, यानी कि 2 और 3 ए और बी की एफिशिएंसी है। यहाँ पे बोला गया है कि टोटल पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है 60 और कौन कौन मिलके कर रहे हैं? ए और बी। तो दोनों की एफिशिएंसी मिक्स कर देंगे, यानी कि ये 12 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज और बी 5 दिन में उस काम को करते हैं और सी उतना टाइम लेते हैं जितना ए और बी दोनों मिलके लेते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? ए और बी, ए काम करते हैं 20 दिन में और बी काम करते हैं 5 दिन में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? आपके पास 20। तो इनका आपके पास एफिशिएंसी जो है वो कितना बन जाएगा? इनका बनेगा 1 और इनका 4। अब ये दोनों के दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में करते हैं? 20/5, यानी कि 4 दिन में पूरे काम को करते हैं। तो सी यहाँ पर 4 दिन में पूरे काम को कंप्लीट करेंगे। इसका भी एलसीएम हालांकि 20 ही होगा और यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। अब उन्होंने बोला है कि सारे काम को तीनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे? ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी को मिला के। तो यहाँ पे 20 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, यानी कि 2 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B can complete a piece of work in 10 and 15 days respectively। A और B काम को शुरू करते हैं पर 2 दिन बाद जो है A काम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। A 10 दिन में काम को करते हैं, 15 दिन। एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास? 30। तो इनकी एफिशिएंसी हो गई 3 और इनकी एफिशिएंसी हो गई 2। अब यहाँ पे बोला गया है कि उन्होंने काम शुरू किया पर 2 दिन बाद A जो है वो काम छोड़ के चले गए। तो 2 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 और दोनों ने मिलकर काम किया 2। टाइम इनटू एफिशिएंसी आपको क्या बताएगा? कितना वर्क किया गया? तो 10 वर्क किया उन्होंने। तो 30 में से अगर वो 10 वर्क कर चुके हैं तो कितना बच गया? 20। और इस 20 को अकेला बी कितने दिन में करेगा? तो इसको हम डिवाइड कर देंगे सिर्फ बी की एफिशिएंसी से, यानी कि 10। पूछा क्या जा रहा है कि सारा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? तो 10 और 2 यानी कि टोटल 12 दिन में सारा का सारा काम कंप्लीट हुआ है। अगर ये पूछा जाता है कि सिर्फ बी ने कितने दिन में किया तो आपका 10 आंसर होगा। नेक्स्ट, A and B can complete a work in 20 and 30 days respectively। A and B started working together but after some time B जो है वो काम छोड़ के चले जाते हैं और बचा हुआ काम A जो है वो 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपको बताना है कि कितने दिन बाद B काम छोड़ के चले गए। A 20 दिन में काम को कर रहे हैं, B 30 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, यानी कि टोटल वर्क आपका 60 है।
एफिशिएंसी ए की हो जाएगी 3 और इनकी हो जाएगी 2। अब उन्होंने बोला कि ए बचे हुए काम को 10 दिन में कर रहे हैं। 10 दिन में कितने काम को किया होगा उन्होंने? ए ने पूरे 10 दिन में कितने काम को किया होगा? 10 into 3 यानी कि 30 उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो 30 अगर मैं माइनस कर दूं तो 30 जितना भी वर्क है, 60 में से 30 माइनस कर दिया 30 बचा। 30 वर्क ए और बी ने दोनों ने मिलके किया है, यानी कि 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो इन दोनों ने इस काम को मिलके 6 दिन में 6 दिन किया है साथ में। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 6 दिन बाद भी काम छोड़ के गया हुआ है ना, तो 6 दिन तक तो उन्होंने काम किया, तो यस आफ्टर 6 डेज बी लेफ्ट द वर्क। ओके, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो √6 सेंटीमीटर है, अगर हाइट जो है वो √6 सेंटीमीटर है, तो अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट बन रही है वो इसका अगर साइड ए है तो वो a/2 में डिवाइड करेगी। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ठीक है, जिसमें आपको हाइट दे रखी है, √6 का स्क्वायर निकाल लो प्लस a²/4 इक्वल्स टू a²। सही है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस आपके पास आ गया 3/4 का a² इज इक्वल्स टू 6। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास a² की वैल्यू आएगी और आपको क्या बताना है, एरिया। एरिया क्या होता है आपका √3/4 a²। क्या आ जाएगा आपका 6 into 4 डिवाइड बाय 3। 3 2 जा 6 एंड 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 2√3 यहाँ पे आपका क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2√3। ये आपका √2 जैसा लग रहा है बट ये 2√3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, पैरेललोग्राम की एक साइड आपको दे रखी है और उन्होंने बोला है कि इसकी हाइट आपको 8.5 दे रखी है, तो आपको एरिया बताना है। एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे सिंपल आपको 14 से 8.5 को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क रेशियो में दे रखे हैं 4:3 और पेरीमीटर दे रखा है 56। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे, पेरीमीटर आपका क्या है 56, 2 into L plus B। L plus B आपका कितना हो गया 7, 7 into 2 आपका 14। 14 से आपने जब डिवाइड कर दिया ये आपके x के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ऐड हुए मल्टीप्लाई नहीं। तो यहाँ पे आपका x इक्वल है 4 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आपका जो लेंथ है वो 16 है और ये आपका ब्रेथ 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ फील्ड क्या आ जाएगा 16 into 12। ठीक है, 6 2 जा 12 यानी कि 432 इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 432 नहीं होगा, 192 होगा। ओके, 192 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द टर्म्स, अरिथमेटिक मीन यहाँ पे मीन की सिंपल बात हो रही है या फिर एवरेज भी कह सकते हैं। अगर एवरेज 5 है कितने नंबर का 6, तो आपको सम बताना है। तो 5 into 6 आपका कितना हो गया 30। ठीक है, तो वही आपको टोटल बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर आपको दे रखे हैं 3 5 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, इनका x-2 x+2 x-3 x+3, तो आपको अरिथमेटिक मीन इनका क्या है 6.5। वैल्यू ऑफ x बताओ। तो देखो होता क्या है, जब भी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे 6.5 आपको पता है किसके इक्वल होगा, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो x-2 को, 5 से प्लस करना, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया x+2 को, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने x-3 को और 9 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया x+3 को। डिवाइड कर देंगे आप इसको x-2 प्लस x+2 प्लस x-3 प्लस x+3। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास x की वैल्यू, यहाँ पे कोई x² नहीं बनेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, नेक्स्ट है आपके पास हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड आपका किस तरीके का बनता है, नीचे एक स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक ऐसा कुछ पिरामिड बनता है। तो कितने वर्टिसेस यानी कितने कोने हैं, तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 5, तो 5 वर्टिसेस होते हैं आपके स्क्वायर पिरामिड में। तो ये आप ध्यान देंगे, वर्टिसेस फेसेस एजेस ये ध्यान देने हैं। एजेस मतलब साइड्स हो गए और फेसेस मतलब कि कितने उसके चेहरे हैं।
ओके। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी साइड 4:3 आपको दे रखी है, एरिया 1200 है। ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 10। ठीक है, तो डायगोनल आपको पूछा जा रहा है, ये आपका कितना है 40 और ये हो गया 30। डायगोनल यानी कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल आपको पूछा जा रहा है, ये है 30 और ये है 40। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1600 प्लस 900, यानी कि आ जाएगा 2500 के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 50, क्योंकि 2500 50 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका ओके, इट्स डायगोनल विल बी 1600 900, बिल्कुल करेक्ट है, 50 होगा, 500 नहीं 50 मीटर्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे रखा है 73 और 27, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको दे रखा है 40 मीटर्स। तो आपको बताना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू 100 इंटू 40। तो यहाँ पे आपका 2000 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, जो सम है आपका 7500, उसका अमाउंट जो है वो 8427 हो जाएगा इन 2 इयर्स। तो आपका अमाउंट आपको दे रखा है 8427, प्रिंसिपल कितना है 7500, 1 प्लस रेट आपको फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है 2 इयर्स का। तो क्या करेंगे 8427 डिवाइड कर देंगे आप 7500 से, इसका अंडर रूट फाइंड करके 1 माइनस करके मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आपके पास रेट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर आपकी रेट की वैल्यू है 6%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम आपको दे रखा है 525, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होता है, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 525 में प्रिंसिपल को ऐड कर दूं तो ये आपका अमाउंट बन गया P, 1 प्लस रेट कितना आपके पास 10% का 2। अब यहां से आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, उसको आपको कहां पुट करना है, सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता है, P इंटू रेट आपका कितना है, रेट हो जाएगा डबल द टाइम। ओके, डबल द टाइम एंड हाफ द रेट, यानी कि 5% का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करके सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 500 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस, ये जो क्वेश्चन है इधर पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रूट के ऊपर रूट है। ओके, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो ये लिखा है 5 प्लस 2 रूट 6 का होल रूट, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं 2 प्लस 3 लिख सकती हूँ। क्यों 2 प्लस 3 लिख रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ रूट के अंदर 6 लिखा हुआ है। 6 किसको मल्टीप्लाई करने से बन सकता है, 2 और 3 को, 1 प्लस 5 को। अब मुझे ये भी देखना है कि मैं अगर उन नंबर्स को ऐड करूं तो मेरा 5 भी बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपको, सॉरी 6 आपका सबसे पहले देखना है किसको मल्टीप्लाई करके बनता है, 2 और 3 को, 3 और 2 को, या फिर आपका 1 और 6 को, पर उन नंबर्स को ऐड करके 5 भी बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। ठीक है, अब मैं रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल, रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको मैं लिख सकती हूँ रूट 2 इंटू रूट 3। अब ये होप सो क्लियर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 2 प्लस रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और उस पे होल अंडर रूट। तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रूट 2 प्लस रूट 3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया, रूट 2 प्लस रूट 3 को ही पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, रूट 2 प्लस रूट 3। ओके, अब यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस आपका क्या है, डिफरेंस आपका 1 है। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे मैंने क्यों लिखा, स्टूडेंट्स को ऐसे माइनस प्लस में भी डाउट आता है, चलो मैं ऐसे नहीं भी लिखती,
हम वैसे ही लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3, यही करते हैं रेशनलाइजेशन में। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल पहले इसको रेशनलाइज किया, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि -1, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, और यहाँ पे आपका क्या आ गया √2 माइनस √3। ओके, यहाँ पे क्या है √2 प्लस √3, तो √3 से √3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2√2। तो आंसर क्या है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 16 की पावर 3/2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 16 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट क्या है इसका 4, 4 का क्यूब क्या है आपके पास 64। तो इधर पे सिंपल क्या कह रहे हैं 64 प्लस 1/64 की वैल्यू बताओ, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4096 आपका 64 का स्क्वायर होता है, 4096 प्लस 1 यानी कि 4097 अपॉन 64 इसका करेक्ट आंसर है। ओके यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप बताइए 1024 अपॉन 1 लाख, इसकी फिफ्थ पावर बताइए, ठीक है। तो 1024 किसकी फिफ्थ पावर है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये आपका 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यानी कि 0.4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, श्रीनगर में टेम्परेचर जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को, और वो ड्रॉप हो गया 2 डिग्री सेल्सियस यानी कि -7 हो गया, और फिर वेंसडे को वो 4 डिग्री बढ़ गया यानी कि उसमें +4 होगा, तो यानी कि आपका -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो उन्होंने क्या पूछा कि वेंसडे को क्या टेम्परेचर था, तो हमारा टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस। ओके मानसी ने एक कार परचेज की है 2.5 लाख की, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने उसको सोल्ड किया 348,000 में। ओके आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंस निकाल के, ठीक है, और हमेशा डिवाइड करेंगे आप कॉस्ट प्राइस से, हमेशा डिवाइड करेंगे आप कॉस्ट प्राइस से। हाँ ओके ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपको बताएगा प्रॉफिट परसेंटेज जो कि आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है। हाँ जी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 39.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो गया 18/22। तो आप प्रॉफिट परसेंटेज, आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है, कितने का हो रहा है 4 का, किस पे कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कैंसिल होके 2/9, तो 200/9 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 22.2222% आ रहा है, तो यानी कि इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जरूर देखें, उसके थ्रू भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पता चल सकता है। ओके यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो गया 20/15, लॉस हो रहा है कितने का 5 का, किस पे कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 25% का हमें लॉस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 20/21, तो गेन परसेंट हो रहा है कितने का 1 का, किस पे कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि यहाँ पे आपको 5% का जो है वो गेन देखने को मिल रहा है। ओके आपको बताना है कि ये दो नंबर्स दे रखे, दो फ्रैक्शन दे रखे, इनके बीच का, इनके मिडिल में कौन सा नंबर आता है, मतलब इनके बिटवीन आपको वो फाइंड करना है। तो 2/5 को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.4, और 3/5 को मैं लिख सकती हूँ 0.6, इनके बीच में आना चाहिए। तो 3/10 तो क्या हो गया 0.3, तो ये तो नहीं हो सकता। 1/2 क्या हो गया 0.5, यस ये हो सकता है, ठीक है यही है वैसे तो। 4/5 को क्या लिख सकते हैं 0.8, और इनको लिख सकते हैं 0.3 समथिंग, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे आपको देखना है ग्रेटेस्ट कौन सा है। सबसे पहले तो इनके एलसीएम लेके आप इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और उसके थ्रू आपको पता लग सकता है कि इसमें से कौन सी वैल्यू सही है, या फिर आप इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे 3/7 को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.3 समथिंग कुछ, है ना। इनको लिख सकते हैं 0.6,
4/7 को हम लिख सकते हैं 0.5 और 5/11 को हम लिख सकते हैं 0.4। अब इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट आपको कौन सा दिख रहा है, 3/5, तो आंसर है 3/5। ओके, तो पॉइंट्स वाला भी मेथड जो है वो आपका काम कर जाता है। ओके, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला गया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो हमने फॉर्मूला किया था लास्ट मॉक टेस्ट में, उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो वो आपका किसके इक्वल था, a माइनस बी के, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/a माइनस बी के, है ना, 1/a माइनस बी के, बस कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इसको अपोजिट करके लिखोगे तो वो a माइनस बी के इक्वल है, तो उसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 1/a माइनस बी। तो यहाँ पे 137 में से आपने 133 माइनस किया तो 4 आ जाएगा, 1/4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन केस अगर यहाँ पर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप उन नंबर्स को ऐड कर दो बस। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर 5 है उसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। होप सो आपको इस सोल्यूशन वीडियो के थ्रू काफी हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 6 के सोल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आप कौन से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट दीजिए। आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।